Bismillahirrahmanirrahim. Welcome you all. Today we are going to learn research process from where we left the last session. रिसर्च प्रोसेस में हम लोग जो लर्न करने जा रहे हैं वो हाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ रिसर्च प्रोसेस, क्योंकि हम बेसिक साइंसेस के लोग हैं. हमने अब इनफॉर्मल रिसर्च नहीं कंडक्ट करनी. वी हैव टू कंडक्ट द फॉर्मल रिसर्च. फॉर दैट वी आर गोइंग टू लर्न रिसर्च प्रोसेस. कंप्लीट रिसर्च प्रोसेस जो है आपका, बेसिकली हम उसको 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं. पहले में हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं कि हमने किस डोमेन में काम करना है, किस पर्टिकुलर एरिया को इन्वेस्टिगेट करना है, हमारा एग्जैक्टली जो रिसर्च प्रॉब्लम है. उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप उसको नैरो डाउन करते हैं, उसको फॉर्मुलेशन कहते हैं. जब हमें एक दफ़ा आइडेंटिफाई हो जाता है, व्हेन वी आर आइडेंटिफाइंग दैट कि हमारा ये डोमेन है, लाइक हमने मेडिकल इमेज एनालिसिस में काम करना है या हमने आईओटी से रेलेवेंट काम करना है, कोई भी जिसमें आपका इंटरेस्ट है. सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ये देखना है कि इंटरेस्ट किस में है. एक दफ़ा एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि हमें ये कैसे पता चले कि इस काम में, इस डोमेन में, इस फील्ड में मैं इंटरेस्टेड हूँ. ये भी एक क्वेश्चन है ना कि समटाइम पहले स्टेप पे हमें नहीं पता चलता यार मैं क्या करूँ, कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू समहाउ हमें पता चल जाता है. लेकिन जो व्हाट टू डू है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप हम आंसर ये होता है, ये जेनेरिकली कोई भी सीनियर किसी जूनियर को, कोई भी जेनेरिकली टीचर किसी स्टूडेंट को क्या जवाब देते हैं कि बेटा सबसे बेस्ट ये है कि आप अपनी पसंद की डोमेन में काम करें, ऐसी डोमेन में रिसर्च करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो. अब अगला क्वेश्चन अक्सर बच्चे नहीं पूछते या पूछ नहीं पाते, या फिर उनको समझ नहीं आता कि वो पूछें कि ये कैसे पता चले कि मैं इस पर्टिकुलर डोमेन में इंटरेस्टेड हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर आपको नहीं पता तो क्या आंसर है. पहली चीज़ ये कि फॉर आपने बीएस किया है, मास्टर्स किया है, या एमएससी और एमसीएस के बाद आप एमएस करके आए हैं, जो भी है, आपने कोर्सेज पढ़े हुए हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के बारे में आप बहुत हाई एक्सपर्ट तो नहीं मैं कह रही, लेकिन आपने उसको थोड़ा समहाउ गो थ्रू किया है. अब वो डोमेन जो आसानी से आपकी समझ में आती है, वो डोमेन कि जिसमें आप नॉर्मल एफर्ट पुट इन करते हैं लेकिन आपको रिजल्ट्स बेटर आ रहे हैं. लाइक आपने मैथ्स पढ़ा, आपको लगता है कि जब आपने मैथ्स में एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, कोई एल्गोरिथम्स किए, तो वो करने में आपको मज़ा आने लगा, आप उसको एंजॉय करने लगे. आपने सी प्लस प्लस पढ़ी, आपने उसमें कोडिंग की, आपको मज़ा आया. आपने मशीन लर्निंग का कोर्स पढ़ा, जितना भी समहाउ आपके कंटेंट्स आपने डिस्कस किए, लेकिन जब आपने उसको पढ़ा आपने इंजॉय किया. इंजॉय, हम स्टडीज को इंजॉय कैसे करते हैं कि कोर्स को पढ़ के मजा आता है. उसकी रीजन कोई भी हो सकती है. सम हाउ टीचर बहुत आपको अच्छा मिल जाता है, कोर्स बोरिंग हो सकता है. समहाउ कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि टीचर की जो एफर्ट्स है वो इतना कंट्रीब्यूट अगर नहीं भी करती, आपको कोर्स पढ़ के मजा आता है, नहीं यार ये काम मैं करूंगा या करूंगी. ठीक है. तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट है, बहुत आराम से समझ आ रहे हैं, बहुत अच्छा सा काम हो रहा है, या आप कुछ अच्छा सा डिज़ाइन कर सकते हैं, आप अच्छा सा एल्गोरिदम बना सकते हैं, आप अच्छा कोड कर सकते हैं, या आपको मतलब फैक्ट्स में से कुछ एनालिसिस करना अच्छा लगता है, तो इसका मतलब है कि वो डोमेन आपके इंटरेस्ट की है. आपको उसमें काम करके इंजॉयमेंट आप फील कर रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है उस डोमेन में, पर्टिकुलर डोमेन में काम करके. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड बी इन योर माइंड. तो हम प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन फेज में क्या करते हैं, सबसे पहले हमें वो डोमेन फाइंड आउट करनी है. ये इनफॉर्मली मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आप हैं, आप इस वक्त अगर ये जानना चाहें कि यार इन फॉर माई पीएचडी किस डोमेन को मैं जो है वो आगे इन द लॉन्ग रन, इन माय कमिंग नियर फ्यूचर जो है वो अडेप्ट कर सकता हूँ, तो वो सबसे पहले डोमेन ऑफ योर इंटरेस्ट. अब आपने इंटरेस्ट को कैसे हाईलाइट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट. सम टाइम जो है बहुत सारे मौकों पे ऐसा होता है टीचर्स की वजह से स्टूडेंट्स जो है वो स्विच कर लेते हैं, ऐसा भी होता है.
यानी हम आम जो फॉर्मली नहीं मैं बात करी, मैं इनफॉर्मली बात कर रही हूँ कि समहाउ टीचर्स की वजह से आप टीचर के डोमेन ऑफ इंटरेस्ट को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, समहाउ ये होता है। लेकिन आपने अपना डोमेन कैसे एनालाइज करना है कि जिस सब्जेक्ट को करने में आप जब एफर्ट पुट करते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि आप बहुत एफर्ट करते हैं लेकिन आप उसमें अच्छा जो है अपनी एफर्ट का जो स्कोर है, जो फ्रूट है, वो आपके आउटकम अच्छी नहीं आती। हो सकता है उस डोमेन में आप इंटरेस्टेड ना हो, आप फिर उसको एज अ कोर्स पास कर रहे हो, आप उसको जस्ट किसी भी जो कहते हैं ना कि रीजन के लिए उसको कंप्लीट कर रहे हैं टास्क को। आपके टीचर ने कहा है, आपके बॉस ने साइन किया है, या उस डोमेन में काम करने का आपको कोई भी फ्रूट गेट हो सकता है, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन कुछ डोमेन्स ऐसी हैं, कुछ फील्ड्स ऐसी हैं, फील्ड्स ऑफ रिसर्च ऐसी हैं जिसमें आप इंजॉय करते हैं। तो जब आप स्पेसिफाई कर लेंगे, ठीक है, अपने रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहला काम आपने करना होगा, एक्चुअली ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 विद रिस्पेक्ट टू योर रिसर्च थीसिस डिफाइंड है, ठीक है। तो आपका स्टेप 1 क्या होगा कि डोमेन, मेजर डोमेन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड कर लिया कि आप मेडिकल इमेज एनालिसिस में कुछ करेंगे। अब उसके बाद आप ब्रॉड जो जेनेरिक है या ब्रॉड टर्म से नैरो होंगे स्टेप बाय स्टेप, और इंट्रोडक्टरी लेवल पे आपने अपनी डोमेन को, फिर उसके बाद अब मेडिकल इमेज एनालिसिस एक बड़ी डोमेन है, आप उसमें क्या करना चाहते हैं, तो यहाँ आपका मोटिवेशन हेल्प आउट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल माय मोटिवेशन इज कि मेरे से कुछ ह्यूमैनिटी रिलेटेड अच्छा काम हो। अगर मेरा मोटिवेशन ये है, तो फिर मैंने क्या किया कि अगर मेरी डोमेन मैंने सेलेक्ट कर ली मेडिकल इमेज एनालिसिस, तो ह्यूमन रिलेटेड फिर कोई प्रॉब्लम जो है मैं सॉर्ट आउट करना चाहूंगी। अब वो प्रॉब्लम ह्यूमन रिलेटेड होगा तो वो बायोसाइंसेस बनेगा, लेकिन सब्जेक्ट मेरा क्या है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, जो भी मेरा सब्जेक्ट है। अब मैंने उनकी क्या करनी है, मैपिंग करनी है कि मैं अपने सब्जेक्ट डोमेन में रहते हुए ह्यूमन रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूं। तो जब हम ऐसे से नैरो डाउन करते जाएंगे, फिर उसके बाद ह्यूमन रिलेटेड प्रॉब्लम कौन सी होगी, हम इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। इंट्रोड्यूस कराने के बाद जब हमने इंट्रोड्यूस करा लिया कि हम एक पर्टिकुलर डिजीज पे आते हैं, उस डिजीज का सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर साइंस मैप करने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फिर हम कंप्यूटर साइंस की वो मैपिंग इंट्रोड्यूस कराएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि आप अगर मेडिकल इमेज एनालिसिस में किसी ह्यूमन डिजीज की अर्ली डिटेक्शन पे काम, कि उसको, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आप जो है कुछ बैड फीलिंग का शिकार है, आपको कुछ स्वेटिंग हो रही है, टेम्परेचर हो रहा है, तो सबसे पहले डॉक्टर कहेगा मॉनिटर योर टेम्परेचर। अब जब आप उसे मॉनिटर करेंगे तो आपको एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जिसको हम थर्मामीटर कहेंगे। अब वो थर्मोमीटर क्या चीज है, वो एक इक्विपमेंट है टू मॉनिटर। अब ये ह्यूमन हेल्प है कि प्रॉब्लम बायो की है, यानी ह्यूमंस की है, हमने एक ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर मॉनिटर करना है, लेकिन हमें इंजीनियरिंग वाली साइड के बने हुए एक डिवाइस की जरूरत पड़ी, ठीक है, जिसको एक इंजीनियर ने डिजाइन किया, जिस जो भी प्रिंसिपल था उसका। तो इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को ब्रॉड से नैरो डाउन करेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इन आवर पर्टिकुलर डोमेन। हमारी डोमेन कंप्यूटर साइंस की है, हमने सॉल्यूशन कंप्यूटर साइंस में देना है, लेकिन प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे जब आप चीज़ों को पहले इंट्रोड्यूस करवाना है डोमेन को, फिर उसके बाद उसको स्टेप बाय स्टेप आप नैरो डाउन करेंगे, फिर उसके सॉल्यूशन जो उस डोमेन से होगा उस डोमेन को आप इंट्रोड्यूस कराएंगे। लाइक इंट्रोडक्शन सेक्शन में आपने कंप्लीट जो है वो इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करनी है हर उस चीज को जो आपके कहानी के किरदार है। लाइक आपने नोटिस किया होगा कि कोई आप सीरियल देखते हैं, आप कुछ भी देखते हैं, उसके फर्स्ट सेक्शन में वो आपको अपनी पूरी स्टोरी से इंट्रोड्यूस कराते हैं, फॉर्मुलेट करें। एक्चुअली आप बेसिक्स जो है फाउंडेशन रख रहे हैं अपने रिसर्च की, ठीक है। उसके बाद आपके पास आपने 3 फेजेस कंप्लीट करने हैं, फॉर्मुलेशन, डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन और एनालिटिकल। कंप्लीट प्रोसेस इसमें डिवाइडेड है, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथडोलॉजी, डेटा एनालिसिस, डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंसेस, अपेंडिक्स। ये एक स्ट्रक्चर है जो हर
जो आप कह सकते हैं ना कि जैसे थीसिस का जो पर्टिकुलर स्टाइल है वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट इनके वर्ड्स में फर्क हो सकता है, लेकिन बेसिक पैटर्न सब लोग इसी को फॉलो करते हैं। 3 फेजेस है फॉर्मुलेशन, जहाँ पे आप बुनियाद रखते हैं हर चीज की, इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसका बैकग्राउंड जो है उसे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो चीज आपका सोल्यूशन है, जो आपके माइंड में है, आप उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के साथ आप उसको एक्चुअली बना के दिखाने की कोशिश करते हैं। फाइनली फिर आप उसकी आउटकम एनालिसिस करते हैं। अब हम एक एक फेज को जो है कमिंग स्लाइड्स में हम एक एक फेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इस प्रोसेस को क्या कहा गया है? साइक्लिक कहा गया है। समटाइम आप बेटा मेथडोलॉजी में, यानी आप लोग कोई एक्सपेरिमेंट रन कर रहे होते हैं, आप कुछ डिफाइन कर रहे होते हैं, तो आपका क्या होता है कि आप फर्स्ट टाइम में आपको पता चलता है कि आपके इंट्रोडक्शन सेक्शन में ये जो पॉइंट जो अब मेरी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, आपने उस यू हैव फॉरगॉटन टू इंट्रोड्यूस दैट सेक्शन इन योर चैप्टर नंबर 1। तो साइक्लिक इस तरह से है कि आप सम टाइम मिडल में होते हैं तो आपको प्रीवियस किसी स्टेज पे जाना पड़ता है, सम टाइम आप लास्ट पे कंक्लूजन निकाल रहे होते हैं या अपने रिजल्ट्स का एनालिसिस कर रहे होते हैं। एनालिसिस करने के बाद आपने प्रीवियस स्टेज पे कहीं जाना है। सो दिस इज अ साइक्लिक process that later stages might necessitate a review of earlier work. मेजॉरिटी ऐसा होता है कि जो इंट्रोडक्शन का सेक्शन है ना आपका, वो आपके लास्ट स्टेप तक रिवाइज हो रहा होता है। सम टाइम आपका जो उसमें आप चीज़ों को जिनको इंट्रोड्यूस कराना भूल जाते हैं या जिनको ऑलरेडी आप डिफाइन कर चुके हैं, चूंकि आपका नॉलेज जो है वो आफ्टर विद द पैसेज ऑफ टाइम मेच्योर हो चुका होता है, तो फिर क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कि जो मैंने सेक्शन 1 में बताई है वो प्रॉपर नहीं है, वो इनअप्रोप्रिएट डिस्क्राइब्ड है, तो मुझे उसको रिवाइज करना है। सो दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। हमें लेटर स्टेजेस से प्रीवियस स्टेजेस या अर्ली स्टेजेस के ऊपर बार बार अपने प्रोसेस की रेपिटेशन करनी होती है। ठीक है, अब हमारे पास नॉन साइंटिफिक वेज ऑफ रिसर्चेस क्या होते हैं? वो ये होते हैं कि जिसमें हम हंचेस पे, कहा हंचेस कहते हैं बेटा, क्लूज नहीं होते, मेरी सिक्स सेंस यू कह रही है, लाइक इस तरह से हंचेस मतलब। और फिर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे डिस्कस किया था, हम किसी चीज को एक्सपीरियंस कर ले, गर्म चीज को हाथ लगा, मुझे पता चला गर्म चीज को हाथ लगाएं तो हाथ जल जाता है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये नॉन साइंटिफिक वेज ऑफ रिसर्चेस है। इंट्यूशन, इंट्यूशन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा है ये चीज गिर जाएगी और वो गिर जाती है, ये आपकी इंट्यूशन है। हंच ये होता है कि एक दफा ऐसा हुआ था, दोबारा भी ये प्रोसेस हो सकता है, यानी सिक्स सेंसेस को कह सकते हैं आप। ठीक है, तो अब के क्या है कि आप उससे लोग जो है और नॉलेज को समटाइम ऑब्टेन करने के लिए इसको जो है वो यूटिलाइज कर लेते हैं। आपके पास कुछ नॉन साइंटिफिक वेज जो है वो नॉलेज ऑब्टेन करने के लिए आपकी जो है कॉमन सेंस हो सकती है, टेनेसिटी हो सकती है, अथॉरिटी हो सकती है। अब आपके पास टेनेसिटी क्या होता है कि व्हाट वी हैव नोन टू बी ट्रू इन द पास्ट, जैसे मेरा गर्म चीज को हाथ लगने से हाथ अगर जला है तो मेरा बिलीफ कंफर्म हो गया है कि हमेशा ऐसे ही होगा, कि अगर if the object is hotter beyond my limit then I shall get burned. So this is what is happening actually. Authority क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक इंफॉर्मेशन है, वो क्लास का कोई स्टूडेंट आपको डिसेमिनेट करे या वो इंफॉर्मेशन आपके क्लास टीचर डिसेमिनेट करे, तो अथॉरिटी ऑफ द टीचर इज ग्रेटर देन द पर्टिकुलर स्टूडेंट, तो आप उसकी बात को ज्यादा जो है वो कहेंगे कि ये श्योर होगी फॉर श्योर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अनाउंस करती हूँ कि आज ऑफ है, तो आपका जो बिलीफ लेवल है वो मेरी स्टेटमेंट पे बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू योर क्लास फेलो। दिस इज हाउ वी अथेंटिकेट थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। अच्छा, इसमें ये जो भी आपने अथॉरिटी की बात की, तो विद सॉरी, रिस्पेक्ट टू किसकी रिसर्च, बात, किसकी बात की? with respect to research, when we are basically writing something in our intro or in our literature review, then the authority must be, I think, research paper which are published in नहीं नहीं, journals and so many एक्चुअली other. अथॉरिटी की बात की है नॉन साइंटिफिक वेज के परस्पेक्टिव से, हमने तो साइंटिफिक वे को अडॉप्ट करना है। These are some ways ठीक, to obtain knowledge. Some ways, okay? People get the knowledge in these ways. They're just for information. कि इस तरह से लोग जो है वो लेते हैं। ठीक है, अब नॉन साइंटिफिक वेज में just for making things easier for you, I was just rubbing sticks together for fun. I didn't realize I was doing basic research. Sometime हम कुछ ऐसा करते हैं
मतलब जिस जो हम एक प्रोसेस कर रहे होते हैं, बट क्या होता है वो हमारे लिए बेसिक रिसर्च होती है, लेकिन अगेन ये क्या है, दिस इज अ नॉन साइंटिफिक वे। साइंटिफिक वे में हमने क्या होता है, हमने फॉर्मली चीजों को एक प्रोसेस के थ्रू गुजारना होता है। साइंटिफिक वे, हम साइंसेस के लोग हैं, हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल दीज आर जस्ट टू मेक यू क्लियर कि कैसे से चीजें मूव करती हैं। अब आपने एक इटालियन फिजिस्ट सॉरी मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर और फिलोसोफर थे, गलीलियो का नाम सुना होगा, ठीक है। अब बेसिकली जो है 1590 में दिस पर्सन हैज डन एन एक्सपेरिमेंट, उन्होंने प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। लाइक जैसे हमने अभी बात की यहाँ पे, आई वॉज जस्ट रबिंग द स्टिक्स, ऐसा नहीं था कि उन्होंने वो कि बस जस्ट करे, नो, गैलीलियो डन द साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, बेसिकली he wanted to test his hypothesis that the forces acting on a falling object were independent of the object's weight. अब साइंटिफिक प्रोसेस में क्या होगा, साइंटिफिक मेथड में क्या होगा कि हमने एक्चुअली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि हमारे पास जो चीजें हैं उसको हम अपने क्वेश्चन को आंसर आउट करने की कोशिश करनी है, हमने क्वेश्चन को एग्जैक्टली आंसर करने का बताना है, और हमारे पास एक रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए। उनके पास रिसर्च क्वेश्चन ये था कि जब किसी ऑब्जेक्ट को गिराया जाए, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, स्पेशली वो फॉल कर रहा है, वो गिर रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट वेट, यानी भारी हल्का, उसका अपना वेट जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेट, यानी वो अपने पर्सनल वेट से आजाद है या नहीं, वो क्वेश्चन था उनके माइंड में, मतलब वो टेस्ट करना चाह रहे थे। तो साइंटिफिक प्रोसेस में हम हमेशा किसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे, हमारे पास कोई क्यूरी होगी। अब पानी बहुत ठंडा है, अब बहुत सर्दी है, स्पेशली आज मैं आई वॉज वॉचिंग आउटसाइड, आज बहुत ठंड है, तो आज अगर मैं फील करती हूँ पानी बहुत ठंडा है, तो मुझे जरूरत है कि मुझे पानी गर्म करना चाहिए। तो मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि पानी बहुत ठंडा है, बेशक इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, अगर आप नोटिस करें क्वेश्चन मार्क ये है ना कि पानी बहुत ठंडा है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम शो हो रहा है इसमें, बेशक क्वेश्चन मार्क नहीं है ना। मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मुझे पानी बहुत ठंडा लग रहा है। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि पानी का टेम्परेचर इतना हो कि वो मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए बियरेबल हो, या वो लाइट नीम गर्म हो, लाइक वो मतलब मैं जो इसको बियर कर सकती हूँ। तो मेरा प्रॉब्लम, मैंने इस प्रॉब्लम के साथ इसको इन्वेस्टिगेट करना है कि पानी अब गर्म कैसे होगा। अभी मेरा रिसर्च क्वेश्चन क्या है, पहली चीज पहली चीज क्या होगा मेरा रिसर्च क्वेश्चन, एक्चुअली आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। मैंने आपको अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया कि पानी बहुत ठंडा है, मेरा प्रॉब्लम मैंने आपको बताया। तो अब इसका रिसर्च क्वेश्चन, अगर आप रिसर्च क्वेश्चन ही क्वेश्चन में इसको डेवलप करें, रिसर्च बेशक वर्ड छोड़ दें। मैम क्वेश्चन हो सकता है कि क्या पानी गर्म किया जा सकता है? यस, क्या पानी गर्म किया जा सकता है, यू आर राइट, यू आर राइट। और किसी कोई डिफरेंट क्वेश्चन इससे बना ले। आप इस चीज को ना सोचे हम रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ना उस तरफ ले जाना चाह रही हूँ कि इस तरह से नेसेसिटी में मुझे प्यास लगी है, मैंने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी, मुझे प्यास लगी है। अब सोल्यूशन तो ये है कि मैंने पानी पानी पीऊंगी तो मेरी जो आई शैल आई एम थर्स्टी, तो आई शैल बी फाइन इफ आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर। सोल्यूशन भी मुझे पता चल गया, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मैंने पानी तलाश करके, पानी हासिल करके पीना है। अब क्वेश्चन क्या है, मुझे कहाँ से पानी मिलेगा, ठीक है। और पानी पी, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज, क्या पानी सिर्फ सॉरी क्या थर्स्टी होना या प्यास जो है आपकी पानी पीने से खत्म होगी, जूस से भी खत्म हो सकती है। मुझे जूस पीना चाहिए, मुझे चाय पीनी चाहिए। सो दीज आर द ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस। आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मुझे प्यास लगी है, ठीक है, या मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ऊपर से गिरे हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है अपने वेट से, क्या फोर्सेस का रिएक्शन वेट के अकॉर्डिंग होता है या नहीं होता, वो डिफरेंट चीजें जो उनकी प्रॉब्लम नेचर के अकॉर्डिंग है। सो साइंटिफिक मेथड में क्या होता है, आपके पास पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, आपका प्रॉब्लम होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर स्किन कैंसर को
अर्ली यानी मतलब टाइमली जिसको कह सकते हैं या अर्ली डिटेक्ट ना किया जाए तो वो एक टाइप से कन्वर्ट होके दूसरी में बदल जाता है, जिसके बाद पेशेंट का डेथ रेट जो है वो 90% बढ़ जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट का जो कैंसर है वो अर्ली डिटेक्ट होना चाहिए। वी वांट टू डिटेक्ट स्किन कैंसर एट एन अर्ली स्टेज सो दैट वी कैन ट्राई टू सेव, वी ह्यूमन बीइंग ओनली कैन ट्राई टू सेव, हम उसे बचा सके। प्रॉब्लम आ गया, अब इसका क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। पहली चीज पहली, अब आपने आपकी डोमेन है कंप्यूटर साइंस, आपने एक ह्यूमन डिजीज को मैप करना है कंप्यूटर साइंस की फील्ड के साथ। अब जब कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आए तो उन्होंने कहा कि जो स्किन कैंसर आप देख रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन तो एक इमेज में पड़ी है, तो मेरा क्वेश्चन जो है अब मेरे सॉल्यूशन को मैप करना चाहिए। कैसे? कि मैंने अगर स्किन कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करना है तो सबसे पहले मुझे इमेज एनालिसिस में जाना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन किस में पड़ी है? डिजीज की इंफॉर्मेशन इमेज में पड़ी है, सो आई हैव टू मैप अकॉर्डिंगली। तो साइंटिफिक में वे में एक चीज दूसरी चीज के साथ कनेक्टेड है। अब उसने एक माइंड में हाइपोथेसिस रखा दैट forces acting on a falling object were independent on the object's weight। उसका आंसर क्या आया? उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, ऑब्जेक्ट्स जो भी किया होगा उस वक्त, he was correct and so refuted the previously held belief that heavier objects would fall faster than the light objects। जो भी उसके रिसर्च थी, हमने क्या अंडरस्टैंड करना है? हमने अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास जो स्टेप्स हैं, हमारे पास जो प्रोसीजर है, वी हैव टू फॉलो इट। सबसे पहले व्हाट ही डिड, ऑब्जर्वेशन। दूसरी चीज हाइपोथेसिस जनरेशन। तीसरी चीज टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस। फिर फाइनली रेफ्यूटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ द ओरिजिनल हाइपोथेसिस। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे दिमाग में एक प्रॉब्लम आया कि सुबह कैसे होती है, ये सुबह क्यों होती है? ठीक है, मतलब मैं जानना चाहती हूँ सुबह क्यों होती है, सुबह या कैसे हो जाती है सुबह। मतलब हम अक्सर छोटे होते हैं, हमारे माइंड में अक्सर ये होता है एक ही वक्त पे खास टाइम पे सूरज निकल आता है। मतलब अपने बेसिक बिलीफ से हट के जब हम क्यूरीज करते हैं ना, नेचर में जाते हैं और इस तरह हमारे दिमाग में सूरज, लोग कहते हैं कि जमीन जो है वो घूमती है। क्या जमीन घूमती है? तो फिर हमारा है पहला सवाल आया दिमाग में, ऑब्जर्व किया, रोज सुबह होती है। जितनी देर हमारी जिंदगी, रोज सुबह होती है, रोज रात होती है, रोज स्पेसिफिक काम रोज होता है। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन फिर ये आएगा, क्या हर रोज फिर सुबह हुआ करेगी, यानी रोज ही सुबह होगी? तो मैं एक ऑब्जर्वेशन लगाऊंगी, हर रोज सूरज निकलता है। अब अगर तो रोज निकलेगा, 3 महीने में ऑब्जर्व कर लूंगी, एक्सपेरिमेंट है ना। फिर मैं हाइपोथेसिस जनरेट करूंगी, हर रोज सूरज निकलता है। अगर किसी दिन सूरज नहीं निकला सपोज, तो मेरा हाइपोथेसिस रिजेक्ट भी हो सकता है ना। हाइपोथेसिस या एक्सेप्ट होता है या बेटा रिजेक्ट होता है, ठीक है। यानी कोई ना कोई, या आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें अच्छे, आपकी एक्सेप्ट हमेशा एक्सपेक्टेशन इज गुड, ठीक है, वो बैड भी हो सकती है। उसके बाद आप टेस्ट करते हैं, आप डेली सुबह उठते हैं, फिर सूरज निकला, फिर आज भी उठे सूरज निकला, हम बेसिक रिसर्च की बात करें, ठीक। अब उसके बाद फिर अगर डेली ऐसा हुआ, स्पेसिफिक आपने अमाउंट ऑफ इंटरवल या टाइम इंटरवल के लिए इसको सेट कर लिया, उसके बाद फिर आपने कंक्लूजन निकालना है कि आफ्टर 30 डेज एक्सपेरिमेंट, आफ्टर 90 डेज एक्सपेरिमेंट, हर रोज सुबह सूरज निकला या हर रोज शाम में सनसेट हुआ, या जो भी आपके रिसर्च चल रही है, तो उसके बाद फिर आपने अपने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, आपने डे 1 देखा, उसका रिजल्ट निकला यस, ठीक है, सूरज निकला। डे 2 सूरज निकला, डे 3, वो है आपके रिजल्ट्स। उसके बाद 30 दिन के रिजल्ट के बाद हम बेटा कहते हैं कि मेजॉरिटी, हमारे पास ट्रू फैक्टर कितना है, यानी आपकी एक्यूरेसी कितनी है। 30 दिन का 30 दिन सूरज निकला, तो अब फाइनली आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया कि हाँ, हर रोज सूरज निकलता है। इस तरह से फिर आप एनालिसिस करते हैं। रिजल्ट ये है कि 30 दिन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, 30 दिन का रिजल्ट आया यस, सूरज निकला। उसके बाद 30 डे के बाद आपने एनालिसिस करना। एनालिसिस क्या होगा कि फाइनली आप एक स्टेटमेंट देंगे कि 100% जो है
एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये है 100%। एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि सूरज ना निकला हो, ठीक है। तो आपका एक्सपेरिमेंट का 100% रिजल्ट क्या आया कि 30 डेज आउट ऑफ द टोटल टाइम आपने सूरज निकला। तो आपका हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। So scientific method is a logical and systematic approach or process to problem solving. हमने बेसिकली एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू या इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। हम स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। पहला स्टेप जो है, हमने क्या करना है? डिफाइन द रिसर्च क्वेश्चन। सबसे पहले हमने रिसर्च क्वेश्चन को डिफाइन करना है कि अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है पानी बहुत ठंडा है, ठीक है। अब डिफाइन करना है रिसर्च क्वेश्चन। आई थिंक फारूक टोल्ड द रिसर्च क्वेश्चन, पानी गर्म कैसे किया जा सकता है। आई थिंक सो फारूक वाज टेलिंग, मे बी आई एम रॉन्ग इफ। तो पानी, फारूक ही था। जी थैंक यू। फारूक टोल्ड पानी को गर्म कैसे किया जा सकता है, या अब दूसरा इसका पर्सपेक्टिव क्या होगा, पानी की ठंडक कैसे खत्म होगी। अभी मुझे ये नहीं पता कि पानी गर्म करने से ठंडक खत्म होगी। तो मेरा प्रॉब्लम क्या है? पानी बहुत ठंडा है, मुझे ठंडा पानी नहीं चाहिए ना, तो प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, क्या पानी की ठंडक को खत्म किया जा सकता है? अब गर्म करना तो सोल्यूशन है ना, थोड़ा सा अगर उस तरह थोड़ा सा अब हमने सोचना है, क्या पानी की ठंडक को खत्म किया जा सकता है। अब डिफाइन करने के बाद मैंने रिसर्च स्टार्ट कर दी कि ठंडक खत्म करनी है, तो मेरा सॉल्यूशन मिलेगा, ठंडा बहुत है। अच्छा, अब उसके बाद रिसर्च द प्रॉब्लम। अब देन आई शैल गो, मे बी मैं अपने एडलर से बात करूं, अपने फेलो से बात करूं, यार ठंड बहुत है और पानी बड़ा ठंडा है। सारे अपने कोई इनफॉर्मल वे में ना हिंजेस देंगे, मुझे डिफरेंट चीजें बताएंगे। बट साइंटिफिक वे में क्या होगा कि जिस जिस पर्सन आई एम गोइंग टू लोकेट, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट कि जिस जिस पर्सन ने इस रेलेवेंट डोमेन में, इस रेलेवेंट प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से रेलेवेंट कोई काम किया हो, तो मैं उनकी फाइंडिंग्स, उनके फ्रूट्स यानी जो है आराम से लूंगी और खाने की कोशिश करूंगी। कैसे? कि उनके बनाए हुए एल्गोरिदम्स को पढ़ूंगी। यस, पानी ठंडा था, उन्होंने यूं किया, पानी ठंडा था, उन्होंने यूं किया, फलाने यूं किया, फलाने, वो रिसर्च करना स्टार्ट हो गया। अब फॉर्मुलेशन स्टार्ट होगी, बेसिक आप फाउंडेशन उनकी सेट करें। उसके बाद रिसर्च करने के बाद आपने हाइपोथेसिस दिया, पानी, ठंडे पानी को, यानी पानी की ठंडक को खत्म किया जा सकता है। अब आप अगर कर लेंगे ठंडे को खत्म, मतलब इट इज कोल्ड एंड यू आर एबल टू मेक इट हॉट और यू आर गोइंग टू मेक इट एट नॉर्मल टेम्परेचर, तो आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट में बेटा 50-50 है, आप कामयाब भी हो सकते हैं, आप नाकाम भी हो सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, आपका कोई भी रिजल्ट आ सकता है। अगर ठंडक को खत्म करने में आप सक्सेसफुल नहीं होते, तो इसका मतलब इट्स ऑल राइट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए बेटा, इट नेवर मीन्स कि हमारा जरूरी है जी कामयाब हो, नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट करने, मैंने सोचा कि अगर पौधों को मैं रोज पानी दूंगी, तो हमारे पास डेली बेसिस पे क्या होगा कि हमारे पास डेली बेसिस पे वो पौधों की अच्छी नरिशमेंट होगी, पौधों को डाइट मिलेगी, ये होगा वो होगा, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक पौधा जो मैंने लगाया है उसको डेली पानी की जरूरत नहीं है, वो जल गया, ठीक है। एक मतलब पॉसिबिलिटीज हैं, इट नेवर मीन्स कि आप 100% जो है वो सक्सेसफुल होते हैं। फिर हाइपोथेसिस स्टेट करने के बाद जी तो एक चीनी कहावत भी है कि अगर आप पत्ते को सबक साबित करने चले हैं, तो ये मुमकिन है कि आप सबक साबित ना करें, लेकिन कुछ और जरूर साबित कर दें। हकीकत बात है, जल जाएगा बेचारा, सही कह रहे हैं आप। तो इट डिपेंड्स कि आपने जो सोचा है वो सक्सेसफुल भी हो सकता है, फ्रूटफुल भी हो सकता है, मतलब इट मैटर्स कि आप क्या लेके चल रहे हैं। कलेक्ट एंड एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, फिर मैं पानी दूंगी, फिर मैं ठंडा खत्म करने की कोशिश करूंगी, फिर मैं कलेक्ट करूंगी एंड रिकॉर्ड डेटा। जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दी कि मैंने अगर सूरज रोज निकलता है, कोई इन्वेस्टिगेट करना है, तो मैं डेली का डेली चेक करूंगी। मंडे 1 जनवरी सूरज निकला, ट्यूसडे 2 जनवरी सूरज निकला, मतलब कलेक्ट करी हूँ और उनको रिकॉर्ड करी हूँ अपने के पास। फिर एनालाइज डेटा का मतलब क्या है, अगर मैंने एक्सपेरिमेंट 30 डेज का कंडक्ट करना था, आफ्टर कंप्लीटिंग द 30 और 31 डेज ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी,
अब एनालिसिस की बारी आ गई, इकट्ठा हो गया डेटा, डेट वाइज आ गया, रोज सूरज निकला। अब एनालिसिस क्या बता रहा है, या तो आपका 30 डेज का एनालिसिस बता रहा है कि रोज सूरज निकला है, तो हम फिर फैक्ट को ड्रॉ करेंगे। हमने डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग पढ़ी थी, ठीक है। अब 30 दिन सूरज निकला है, तो अल्टीमेटली हम अपने फ्यूचर की बात उसके ऊपर बेस करेंगे। हम बताएंगे कि हमारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट 100% हमारे हाइपोथेसिस की फेवर में है कि सूरज रोज निकलता है। इस वजह से हमारा हाइपोथेसिस क्या हो गया, फाइनल एनालिसिस के बाद कंक्लूजन आपने दे दिए कि सूरज रोज निकलता है, एक्सेप्ट हो गया। फिर लिमिटेशंस, अब लिमिटेशंस ये हैं कि सर्दी के दिन की टाइमिंग डिफरेंट है, गर्मी के दिन की टाइमिंग यानी ड्यूरेशन ऑफ आवर्स डिफरेंट है। तो ये हमारे रिसर्च की लिमिटेशन होगी कि सनराइज टाइमिंग्स आर डिफरेंट। आपकी अगर होंगी रिसर्च में, आप लिमिटेशन ड्रॉ कर दें, नहीं है तो ये दिस इज नॉट नेसेसरी, बट दीज आर द साइंटिफिक स्टेप्स दैट हाउ यू कैन कंडक्ट द रिसर्च। उसके बाद लास्ट फेज में कम्युनिकेट और रिपोर्ट रिजल्ट, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बेटा। हमारे पास यूजुअली व्हाट पीपल आर डूइंग एट द लेवल ऑफ पीएचडी, स्पेशली फॉर यू, आप जो भी इन्वेस्टिगेट कर लें, आई विल सजेस्ट आपने पहला रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखा, आप कोशिश करिए अपना एसएलआर पब्लिश करवाएं। जितना रिसर्च कर ले, जितना अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर ले, कम्युनिकेट करें रिसर्च कम्युनिटी के साथ रिजल्ट्स को। ये रिपोर्ट करना क्या होता है कि आप अच्छे जर्नल में अपने आर्टिकल को पब्लिश करवाएं। आप अपने आप को हर स्टेप पे इन रखें। आपने एसएलआर रिव्यू ऑफ लिटरेचर सक्सेसफुली कंप्लीट किया, आप अपना एसएलआर पब्लिश करवाएं, रिव्यू पेपर पब्लिश करवाएं। उसके बाद आपने, आपके अगर डिफरेंट फेजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल जी मैडम एसएलआर स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, सॉरी मुझे लगा, सॉरी आई एम सो सॉरी, आप मुझसे प्लीज पूछ लिया करें चीजें, मुझे ख्याल नहीं रहा, आई एम सो सॉरी। एसएलआर मींस सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। इसका मतलब होता है कि आपने वो रिव्यू पेपर्स शायद आपने सुने हो कि जिसमें कुछ आपने जो बैकग्राउंड स्टडी करते हैं ना, आपने अल्टीमेटली अपने प्रॉब्लम से रेलेवेंट किया होता है। तो जो बिहाइंड सीन चल रहा होता है, आपने इन्वेस्टिगेशन में तो आप ले आए, आपने एफर्ट किया, पर हमसे उसे कम्युनिकेट करें, लेकिन सही एसएलआर किया हो, ये अपने सुपरवाइजर के साथ डिस्कशन के साथ। सो दिस इज हाउ द ब्लॉक डायग्राम। अच्छा, एक चीज याद रखें, आपने छोटी सी भी स्टेटमेंट दी है ना बेटा, तो आपने ये करना है कि उसको ना बहुत अच्छे से ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करना है। ये मैं अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही, मैं वैसे आपको एक मशवरा दे रही हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जो एक तस्वीर है ना, वो 1000 टाइम ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो ऑडियंस को देती है। ये सारे वही स्टेप्स हैं, सारे जो मैंने इलेबोरेट किए हैं, लेकिन आपने ये जरूर करना है, फॉर यू टू, कि आप सबने जरूर करना है। ओके, व्हाई यू आर विल बी डूइंग, क्योंकि बेटा ये शॉर्ट, प्रिसाइज, टू द पॉइंट, और मैं कहते हैं कि 1000 नहीं, मैं तो 10,000 गुना कहूंगी, इंफॉर्मेशन आपको दे रही है। पहले पे क्या करे, दूसरे पे क्या करे, तीसरे पे, ये वही सारी चीजें दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। ये ओवरव्यू है, ठीक है, कि पूरे प्रोपोज्ड स्टेप्स का ओवरव्यू, कि आपने ये काम करना है। अच्छा, तो इस सेशन का टाइम थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है, मैंने एक छोटा सा ना क्विज लेना है, मैं पहले वो खोलती हूँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, ये आपके पास है, ये कहाँ चला गया, सॉरी। ये स्टेप्स हैं आपके पास, आप सबको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, इफ यू कैन सी। यस मैडम। हाँ जी, आपके पास सबसे पहले आपका प्रॉब्लम आ गया था, टेस्ट करना है हाइपोथेसिस को, एक्सपेरिमेंट करें, ऑर्गेनाइज करें डेटा को, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट, फॉल्टी एक्सपेरिमेंट ये नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट गलत करें, आपने टेक्निक 1 ट्राई की, 2 ट्राई की, मतलब बेटा देखिए, मुझे तो नहीं पता ना बिफोर टाइम कि मेरा कौन सी चीज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाएगी, कौन सी मुझे अच्छा। अब जैसे मैंने टेक्निक 1 ली, वो मेरे टाइप ऑफ डेटा सेट के लिए नहीं बनी थी, उससे मुझे पुअर रिजल्ट। तो फॉल्टी एक्सपेरिमेंट्स का मतलब ये नहीं होगा, आपने परेशान नहीं होना कि हम तरीकाकार गलत है, नो। हमें चीजों को ट्राई करके इम्प्लीमेंट करके, हमारे पास 4 डिशेस हैं, मुझे 3 डिशेस नहीं पसंद आती, नहीं आती, इट्स ऑल राइट। सो उसको आपने कभी भी उस चीज को लेके परेशान नहीं होना, आपने डू एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करना है, चीजों को लेना है। नहीं होगा कभी तो कामयाबी होगी ना, जब कामयाबी हो जाएगी तो आराम से उसमें से कंक्लूजन निकालें और कम्युनिकेट कर दें। अच्छा, मैंने ये तो उसकी डिटेल्स है ना, खैर एक इम्पॉर्टेंट चीज है, मैं आपको अगले सेशन का भी अभी लिंक शेयर करती हूँ।
ये एक इंटरेस्टिंग था। ये स्टेप्स गौर से पढ़ें जरा। सबसे पहले प्रॉब्लम और क्वेश्चन आ गया, फिर रिसर्च रिव्यू करते हैं आप पूरा वो प्रॉब्लम है, फिर फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस को, फिर अपने सवाल का एक्सपेरिमेंट के जरिए जवाब चाहते हैं, फिर डेटा कलेक्ट कौन सा होता है जो डेली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, एनालिसिस होगा, कंक्लूजन, अगर लिमिटेशंस हैं तो ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद पब्लिकेशंस, इसको गो थ्रू कर लें, 10 सेकंड और लें। और ये दरमियान में जो तस्वीर है ना, ये 5 साल या 4 साल की पीएचडी के बाद मेरे ये जो 9-10 बच्चे हैं ये बनने वाले हैं। आपकी तस्वीर है, आपको पता है सबकी। मैम हालात यही लग रहे हैं हमें। बेटा अल्लाह ये खैर देख, करेगा। आपकी मैडम तो अब माशाल्लाह 1.5 साल में नॉर्मल हो गई है ना, अब 1.5-2 साल होने लगे अब तो खैर। तो लेकिन अल्लाह हम माफ भी करे ऐसे ही मैडम, बन गए थे। मैडम जी अल्लाह माफ करे, ऐसे अल्लाह ना बनाए हमें किसी को। आप बनने वाले ना हैं, करे मैम। आप बनने वाले हैं, मैं आपको तैयार कर रही हूँ। चले खैर, इसको नेम दे दें प्लीज, इनको ऑर्डर में लाना है आपने। ये आपका क्विज है। सबसे पहले पढ़ के तसल्ली से, जल्दियों में गलत जवाब नहीं देना। डिफाइन पहले नंबर पे आएगा डिफाइन द प्रॉब्लम, दूसरे नंबर पे आएगा रिसर्च द प्रॉब्लम, स्टेट द हाइपोथेसिस दूसरे नंबर में। मैम कलेक्ट एंड रिकॉर्ड डाटा। नो नो बस तीसरा मेक एन ऑब्जर्वेशन दूसरे नंबर पे। पहले आएगा डिफाइन द प्रॉब्लम, फिर आएगा रिसर्च द प्रॉब्लम, फिर आएगा एक्सपेरिमेंट, फिर आएगा मेक एन ऑब्जर्वेशन, फिर आएगा कलेक्ट एंड रिकॉर्ड डाटा, फिर आएगा डेटा एनालाइज डाटा। कलेक्शन से पहले हाइपोथेसिस आना चाहिए नहीं? नहीं। वैसे ही मैं पूछ रही हूँ, मैं बता तो हाँ हाइपोथेसिस वो पहले आएगा। गर्ल्स वेयर आर यू? एक्सपेरिमेंट के बाद कलेक्ट डाटा आएगा आई थिंक, फिर एनालाइज डाटा। डाटा कलेक्ट करने के बाद एक्सपेरिमेंट। एनालिसिस कभी भी डेटा कलेक्शन से पहले नहीं होगा, ये चीजें इनमें रखनी है। ठीक है ठीक है। एक्सपेरिमेंट के बाद फिर एनालिसिस है। एक्सपेरिमेंट के बाद दोबारा ध्यान करें, एक्सपेरिमेंट करने के बाद कोई रिजल्ट होगा जिसको आपने Come कलेक्ट to करके conclusion. रिकॉर्ड करना होगा। रिपोर्ट रिजल्ट्स। रिपोर्ट रिजल्ट तो पब्लिकेशन है आपकी। अच्छा सॉरी। एक्सपेरिमेंट के बाद मैडम कलेक्ट एंड रिकॉर्ड डाटा, इसके बाद कम टू कंक्लूजन। ओके, एनालिसिस ये तो कंफर्म है। रिपोर्ट रिजल्ट जो होता है वो कम्युनिकेशन हमेशा एंडिंग होता है ना आपका। टेक योर टाइम, ये आपका क्विज है। लास्ट 1 मिनट इज गोइंग ऑन। दोबारा अगर ये बंद हो जाए तो मैं नया सेशन स्टार्ट करूंगी। अच्छा, नाउ गो टू द, सबसे पहले मेक एन ऑब्जर्वेशन। हमने जब गलीलियो वाली स्लाइड पढ़ी थी, उसके दिमाग में आया कि यार मैं ये